हेलो एवरीवन, गायत्री स्टडी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है तारीख 8 जून 2021 और आज जीएस गैलरी के इस नए सेगमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का यह नया सेगमेंट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेगमेंट शुरू करते हैं। तो हमारे आज के इस सेगमेंट में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विच इंडियन वुमेन फर्स्ट स्वैम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? ऑप्शन ए सानिया मिर्ज़ा, ऑप्शन बी शिखा टंडन, ऑप्शन सी शिवानी कटारिया, ऑप्शन डी आरती साहा। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आरती साहा। आरती साहा ही प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने तैर कर इंग्लिश चैनल को पार किया था। अब चलिए इंग्लिश चैनल के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक ओशन के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है और ये साउदर्न इंग्लैंड और नॉर्दर्न फ्रांस के बीच में है। ठीक है, इसके एक साइड में है साउदर्न इंग्लैंड और एक साइड में है नॉर्दर्न फ्रांस। इसके अलावा ये अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी के बीच में एज अ लिंक है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। आज के सेगमेंट में जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? ऑप्शन ए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डीऑक्सी राइब न्यूट्रल एसिड, ऑप्शन डी डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वही होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है ये जेनेटिक कोड को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से डीएनए ही होता है जो एज अ जेनेटिक कोड बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। और डीएनए जो है ये हेलिक्स मॉडल पे बना होता है, मतलब 2 स्ट्रैंड की इसमें होती है। इसका जो मॉडल होता है वो 2 स्ट्रैंड का होता है और ये इसे हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावनी इज़ अ फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। लावनी जो है वो महाराष्ट्र का फोक डांस है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और होता है नकटा, ये वो भी जो है यहाँ का फोक डांस है। बिहार में जो है जाट जाटिन वहाँ का फेमस है। राजस्थान का घूमर फेमस है और गुजरात का है भवई है, गरबा है, उसका डांडिया है। तो ये सब गुजरात के लोक नृत्य हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति डैश से संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ डैश? ऑप्शन ए नील उत्पादन, ऑप्शन बी जूट उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी कृषि। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो मत्स्य उत्पादन से जुड़ी हुई है, मतलब सी इसका आंसर होगा, सी मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन का जो क्रांति है इसको नीली क्रांति कहा जाता है और मत्स्य उत्पादन की जो क्रिया है इसको कहा जाता है पिशीकल्चर, मतलब मछली पालन की जो क्रिया है उसको कहा जाता है पिशीकल्चर। तो मत्स्य उत्पादन जुड़ा है नीली क्रांति से। उसके अलावा जो जूट उत्पादन है ये जुड़ा है गोल्डन रिवॉल्यूशन से, स्वर्ण क्रांति, और कृषि जो है ये हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है, भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? इंडियन डिजर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ डैश? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी हिमाद्री, ऑप्शन डी कैमूर की पहाड़ियाँ। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरावली की पहाड़ियाँ। तो अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में है भारतीय रेगिस्तान, जिसे हम थार डिजर्ट भी कहते हैं। तो आइए इस मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है थार डिजर्ट और ये रही अरावली पहाड़ियाँ जिसके पश्चिम में है। ये है गुरु शिखर, अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी, और ये थार डिजर्ट है। थार डिजर्ट का जो पोर्शन पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में इसे थार नहीं कहा जाता है, पाकिस्तान में इसे कहते हैं चोलिस्तान।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो थार डिजर्ट का जो पोर्शन पाकिस्तान में पड़ता है उसे वहाँ पे चोलिस्तान कहा जाता है, और भारत में इसे थार डिजर्ट कहते हैं। और ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है, और अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और थार डिजर्ट पड़ता है भारत के राजस्थान स्टेट में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी रमा देवी, ऑप्शन सी प्रतिभा देवी, ऑप्शन डी मीरा कुमार। चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रमा देवी। रमा देवी जो थी वो भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है उनको अगर हम देखें तो निर्मला सीतारमण जो हैं ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि फुल टाइम है। जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने भी कुछ टाइम के लिए फाइनेंस मिनिस्टर का चार्ज लिया था, लेकिन वो उनका एडिशनल चार्ज था। लेकिन निर्मला सीतारमण जो है वो फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत की, जो कि पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उसके अलावा जो प्रतिभा देवी हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी और राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द राइट ऑफ अ पर्सन, अ पार्टी और अ नेशन टू स्टॉप अ डिसीजन और अ लॉ कॉल्ड? ऑप्शन ए वीटो, ऑप्शन बी पावर ऑफ अटर्नी, ऑप्शन सी वोट, ऑप्शन डी अथॉरिटी। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वीटो। तो किसी भी निर्णय या कानून को वीटो के द्वारा रोका जा सकता है। अगर किसी को ये विशेषाधिकार प्राप्त है तो बाकी चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर उसने अपनी असहमति दिखा दी तो वो कानून कभी पास नहीं हो सकता है। तो इस पावर को कहा जाता है वीटो। तो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र है उसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो की पावर है। वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस मतलब रशिया और चीन। तो ये 5 देशों के पास वीटो पावर है और ये किसी भी निर्णय को स्टॉप कर सकते हैं अपनी वीटो का प्रयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित होंगे? वेयर विल द ओलंपिक्स 2020 बी हेल्ड? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी टोक्यो। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टोक्यो। ओलंपिक 2020 जो है ये टोक्यो में आयोजित होने वाले थे 2020 में, लेकिन चूंकि कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से कंडीशन नहीं थी कि ये ओलंपिक्स आयोजित किए जा सकें, तो फिर क्या किया गया, उनको पोस्टपोन कर दिया गया। और पोस्टपोन करके अभी यहाँ पे ये 23 जुलाई 2021 से ये टोक्यो में वापस शुरू होने वाले हैं। तो जो टोक्यो में 2021 में ओलंपिक शुरू होंगे वो होंगे 23 जुलाई से। अब आते हैं जापान के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। टोक्यो है जापान की राजधानी। तो इस मैप में जैसा कि आप देख सकते हैं जापान जो है ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में एक आर्किपेलागो है जिसका नाम है जापान। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। तो इसमें जो मुख्य हैं वो है होकाइडो, होन्शु, उसका शिकोकू और क्यूशु। तो ये 4 यहाँ पे मुख्य द्वीप हैं। उसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं और कुछ कुछ विवादित क्षेत्र भी हैं जिसको लेकर जापान और अन्य देशों के साथ झड़प चलती रहती है। यह है सी ऑफ जापान। इसके अलावा जापान के पास जो कंट्रीज़ है वो ये है रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है रशियन फेडरेशन और ये है चाइना। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो हैं योशिहिडे सुगा और यहाँ के लेजिस्लेचर का नाम है डाइट। मतलब यहाँ जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की यहाँ के पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है और यहाँ की जो करेंसी है उसे कहते हैं येन। तो हमारा 9वां प्रश्न है, अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और इसे किस अधिनियम या एक्ट नाम से जाना जाता है? In August 1858, the British Parliament passed an act which ended the company rule in India. What was the name of the act? Option A, Fort William Act. Option B, भारत सरकार अधिनियम. Option C, भारतीय न्याय अधिनियम. Option D, काजिस अधिनियम. तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम।
2 अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम रखा भारत सरकार अधिनियम 1858। इस एक्ट के जरिए क्या किया गया, भारत में से कंपनी के रूल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। अब भारत की जितनी भी टेरिटरीज थी जिसपे अंग्रेजी कंपनी का कब्जा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, वो सब आ गए ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो उस पर डायरेक्ट शासन हो गया ब्रिटिश क्राउन का, और वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे ही वो क्षेत्र शासित किए जाने लगे। इसके अलावा इस एक्ट के जरिए एक काम और किया गया था, ये किया गया था कि भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसे उसका नाम चेंज करके कर दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इस तरह से भारत के पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? Who founded the Banaras Hindu University? ऑप्शन ए सर सैयद मोहम्मद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ और कुछ लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। ये यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। कहाँ पे? तो बनारस में, या जिसे काशी कहा जाता है, काशी में या बनारस में इसकी स्थापना हुई थी, जो अभी वाराणसी है उत्तर प्रदेश का। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ थे उस समय वहाँ पे रामेश्वर सिंह, और एनी बेसेंट का भी इसमें हाथ था, एनी बेसेंट ने भी हेल्प की थी। तो इस तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट, रामेश्वर सिंह और पंडित मदन मोहन मालवीय के ने एक साथ मिलके किया था। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आज का सेगमेंट यहीं तक। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड जय हिंद।